दोस्तों, आज हम एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़ी हुई है। कृष्ण की बातें हमेशा हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डालती हैं। तो एक बार कृष्ण ने कहा था, औरत का एक खास अंग है जिसे छूने से धन की वर्षा होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम समझेंगे इस बात का असली मतलब क्या है और कैसे ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल संदेश बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। हम इस वीडियो में न केवल इस रहस्य को उजागर करने वाले हैं, बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे इसे अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला ज्ञान यही है। ये अवसर मत छोड़िए, आपकी खुशियाँ और समृद्धि का रास्ता यहीं से शुरू होगा। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए ध्यान रखें कि वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसे एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है जब एक गाँव में उदित शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसे ताना मारती थी, तुम्हारे पास आखिर है ही क्या, घर में खाने को तो कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। इस परेशानी के कारण वो बहुत दुखी था और समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। एक दिन जब वो अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकला तो उसने देखा कि एक संत साधु तपस्या कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपनी तपस्या खत्म की तो उदित शर्मा ने उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने उदित शर्मा से पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो? तब उदित शर्मा ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी पत्नी मुझे रोजाना ताना मारती है कि मैं गरीब हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता। मेरा एक छोटा सा व्यापार था, वो भी पत्नी के कलेश की वजह से चौपट हो गया। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वो मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहता हूँ। इसी वजह से मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत पुत्र, मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा, तुम्हें माला माल बना देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ ये अंग बेशर्म होकर दबाना है और चूस लेना है, फिर अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष ये कार्य करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वो जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत की उन अंगों के बारे में बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब उदित शर्मा साधु जी महाराज की बातें गौर से सुनते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके मुझे ये बता दो। दोस्तों, तभी साधु जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कहें कि कलेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे ये बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर
में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में भी घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वो हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में घोषणा करके आते हैं और कहते हैं कि सभी के घर रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात कभी नहीं मानती थी। वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत ही ज्यादा समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होगा। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता चलता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वो किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वो उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वो किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है, आपका सोचना ही गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर तक चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद राजा कहता है कि हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लें, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक सैनिक को बुलाता है और सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो तुम किसान को बोल देना। वो सैनिक बोलता है, जो आज्ञा महाराज। वो सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो खेतों पर नहीं गया था। इस समय वो सैनिक किसान के घर पहुंचता है और किसान से कहने लगता है कि मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान कहता है, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वो सैनिक बोलता है कि नहीं नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने ये बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको इनाम में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वो सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा, अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लूंगी। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चल पाएगा कि कौन ज्यादा समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना, और याद रखना ये बात तभी बताना जब किसान वहाँ पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वो तो बताइए। तो रानी ने सैनिक को कहा
और सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज़ लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ। तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा कि रानी ने बोला है कि यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़मीन है वो तो आपकी ही रहेगी, लेकिन उसकी 2 गुना ज़मीन भी रानी आपको देगी। ये बात सुनकर किसान की पत्नी तो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, यदि मुझे रानी ये सब देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बातें बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। इस समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था ना, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया है। तब उस किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसीलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वो तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वो मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान। तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वो मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से दबाता था। और किसान एक काम और करता था, वो किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श करता था। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है, इसी वजह से जो ये काम करता है वो हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अपार धन देती हैं। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ और पवित्र कार्य करता है उसका घर सदैव खुशियों और सुख समृद्धि से भरा रहता है। जब एक आदमी अपनी पत्नी या माता का आदर और सम्मान करता है तो वो अनजाने में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ किए गए काम से न केवल घर में सुख शांति बनी रहती है बल्कि आर्थिक समृद्धि भी आती है। ये समझना जरूरी है कि औरतें केवल घर की देखभाल नहीं करती बल्कि वे परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत होती हैं। इसीलिए जब हम औरतों का सम्मान करते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है और हम अपने जीवन में सफल और खुशहाल बनते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई कहानी और बताई गई शिक्षा आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको वो चीज़ें भी पता चल गई होगी जिसका उल्लेख हमने किया था। सो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।